सभी साथियों का धन्यवाद कि आप लोग समय निकाल कर यहाँ आए हैं। जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग एक दिवसीय एक कार्यक्रम के तहत मोतिहारी जिले के हरसिद्धि और बताही में 2 छोटे कार्यक्रम करने यहाँ पर हम लोग आए थे। पदयात्रा के बाद ये मेरा मोतिहारी का दूसरा दौरा है। एक बार मैं कल्याणपुर में एक छोटी सभा करने आया था और ये जो पूरा प्रयास है, ये बिहार में जो हम लोग बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं, ये उसी के संदर्भ में ये बैठकें की जा रही हैं। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि पिछले 2-2.5 बरस से पैदल चल के गांव-गांव जाकर हम लोगों ने जन सुराज के विचार, इस प्रयास, इस परिकल्पना के बारे में बिहार के लोगों को समझाने का, उनको बताने की हम लोग की चेष्टा रही। 2 साल में करीब 5000 गांव में जाने के बाद जब कुल 1 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग जुड़े और सबकी सहमति हुई, तो 2 अक्टूबर को पिछले साल दल बना जिसका नाम जन सुराज है। दल बनने के बाद 6 महीने का समय हम लोगों ने ज़्यादातर अपनी कोशिश ये रखी है कि दल के संगठन को निचले स्तर पर मजबूत किया जाए, जिले में, प्रखंड में, पंचायत में, गांव में। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूं संगठन को लेकर कि ये संभव है कि बहुत सारे लोग जो जन सुराज के संगठन से जुड़े हैं वो इतने सक्रिय नहीं है जितना उनसे अपेक्षित है, लेकिन जो संगठन जन सुराज के पास अभी है, ये बिहार में किसी भी राजनीतिक दल के मुकाबले सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। जन सुराज एकमात्र ऐसा दल है जहां 243 के 243 विधानसभा क्षेत्रों में जो भी उससे संबंधित जिले हैं, प्रखंड हैं, पंचायत हैं, गांव हैं, वार्ड तक का संगठन हम लोगों ने बना लिया है। जब संगठन बन गया तो अब हम लोग वापस जनता के बीच में जा रहे हैं। 2 बड़े कार्यक्रम चला रहे हैं। पहला ये बिहार बदलाव सभा, बिहार बदलाव यात्रा है। ये यात्रा हमने जेपी के जन्मभूमि सिताब से शुरू किया है। इस संकल्प के साथ शुरू किया है कि आज से करीब 50 साल पहले बिहार के इसी जमीन से जेपी ने जो संपूर्ण क्रांति की व्यवस्था परिवर्तन की बात कही, उनके उस प्रयास से, आंदोलन से देश के कई हिस्सों में सत्ता भी बदली और व्यवस्था का भी परिवर्तन कई जगह हुआ। लेकिन बिहार जहां 50 साल पहले था, मोटे तौर पर हम लोग आज भी वहीं रह गए। इसका मतलब ये है कि 50 साल पहले भी जब जेपी की क्रांति हुई, जेपी का आंदोलन हुआ, तब भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। तब भी सबसे ज़्यादा अशिक्षित और पलायन वाला राज्य बिहार था। और आज 50 वर्ष के बाद भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित और पलायन वाला राज्य बिहार ही है। अभी 5 महीनों में चुनाव होने हैं, तो हम लोग जन सुराज के तहत, जन सुराज पार्टी की ओर से जाकर गांव-गांव लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस आह्वान को लेकर जेपी ने ये क्रांति की शुरुआत की थी, अब आपके पास एक अवसर है, जो पिछले 30-35 साल में पहली बार आया है, जब आपके पास लालू, नीतीश, भाजपा से अलग हटकर एक ईमानदार, सशक्त विकल्प है, जो बिहार के उन सारे लोगों का दल है जिन्होंने बिहार में एक नई विकल्प की परिकल्पना की है। ये किसी व्यक्ति का दल नहीं है, किसी जाति, किसी परिवार का दल नहीं है। ये बिहार के उन सारे लोगों का दल है जो बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन चाहता है, बिहार में जाति धर्म से ऊपर उठकर एक ऐसी राजनीति को देखना चाहता है जहां हम लोग भी अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार की बात करें। बिहार में बदलाव चाहने वालों का दल है। तो जनता के पास ये अवसर है और जनता इस अवसर से चूक ना जाए, इसलिए इस दल में अगुवा होने के नाते मैंने ये संकल्प लिया है, आने वाले 4-5 महीनों में बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में बस के माध्यम से, गाड़ी से जाकर, जहां तक हो सके गांव, पंचायत, प्रखंड में जाकर लोगों को ये बताएं कि मेरे भाई, पहली बार आपके जीवन में पिछले 30-35 वर्षों में ये अवसर आया है। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। जाति पाति को भूलो, 5 किलो अनाज को भूलिए,
लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से नीतीश को वोट देना बंद कीजिए। एक बार जो पिछले 2-2.5 साल में आपको सिखाया बताया, जिस पर आपने सहमति दी, अब समय है कि वो बात जो आपने स्वीकार किया है उसके आधार पर आप वोट भी दें, अपने बच्चों के लिए वोट दें, उनके शिक्षा रोजगार के लिए वोट दें। और उसी कार्यक्रम के तहत आज मैं यहाँ पर हूँ। इस पूरी बदलाव यात्रा में 5 दिन हम लोग पूरी यात्रा करते हैं और 2 दिन अलग के जिलों में जाकर वहाँ पर छोटी सभा करने का प्रयास करते हैं विधानसभा स्तर पर। आज ऐसी ही 2 विधानसभा क्षेत्रों में, हरसिद्धि में और चिरैया में हम लोगों ने करी है। बाकी जो दूसरा एक और प्रयास जन सुराज में चल रहा है, मैं तो खुद इस यात्रा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो हम लोग के लाखों साथी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, वो बिहार में बदलाव का हस्ताक्षर एक जो कार्यक्रम जन सुराज ने शुरू किया है कि 3 महत्वपूर्ण विषयों पर, जिस पर सामाजिक राजनीतिक सबसे ज़्यादा चर्चा पिछले 10 वर्ष में हुई है, उन 3 विषयों की सच्चाई को जनता को बताने के लिए, जनता की उस पर सहमति लेने के लिए हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जिसका लक्ष्य है कि इन 3 विषयों पर जिसकी भी सहमति हो वो लोग 1 करोड़ लोग इसको साइन करें, हस्ताक्षर अपना दें। एक बार जब 1 करोड़ लोग इसको हस्ताक्षर दे देंगे तो उस हस्ताक्षर को लेकर हम लोग यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलेंगे और फिर भी अगर सुनवाई न हो तो मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। 3 विषय जिस पर हम लोग जनता की सहमति और हस्ताक्षर ले रहे हैं, वो पहला विषय है जातीय जनगणना, जिसकी चर्चा आप लोगों ने खूब की, आप लोगों ने सुना। पिछले 5 वर्ष से फिर से जातीय उन्माद फैलाकर वोट लेने और राजनीति करने की कोशिश की गई। ऐसा बताया गया कि जातीय जनगणना होने से बिहार का भला होगा। जातीय जनगणना हो गई, होने के बाद सरकार ने घोषणा की, जिसको ज़्यादातर आप लोग भी भूल गए हैं। नीतीश कुमार जी ने नवंबर 2023 में ये घोषणा की थी कि जातीय जनगणना में चिन्हित किए गए 94 लाख गरीब परिवार, उनको सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। विधानसभा के पटल पर नीतीश कुमार ने बयान दिया है, अपने ट्वीट के माध्यम से बताया, सरकार के नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि जातीय जनगणना में जो 2 लाख परिवार 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे पाए गए, उनको सरकार 2-2 लाख रुपए किस्तों में देगी, उनको आर्थिक मदद के तौर पर। जातीय जनगणना को हुए करीब 2 वर्ष हो गए और अभी तक किसी भी परिवार को हम लोग की जानकारी में 1 रुपया भी नहीं मिला है। दूसरा विषय है, 2008 से सरकार एक योजना चला रही है कि दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के भूमिहीन लोगों को 3 डिसमिल जमीन सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि वो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में, इंदिरा आवास योजना में अपना घर बना सके। सरकार का दावा था कि इसमें सभी भूमिहीन, दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के लोगों को मदद दी जाएगी। 15 वर्ष इस योजना के चलने के बाद कुल 2 लाख, सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि 2,34,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिली है। उसमें भी भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन का कहना है कि 1,20,000 परिवार को जमीन सिर्फ कागज पर मिला है, उनको जमीन का पोजीशन नहीं मिला। तो कुल 50 लाख दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के भूमिहीन लोगों को ये जमीन मिलनी चाहिए थी, सिर्फ 2,34,000 लोगों को ही मिला, उसमें भी 1,20,000 को कागज पर ही मिला। तो ये दूसरा विषय है। और तीसरा एक भूमि सर्वे का जो काम चल रहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा, पिछले 4-5 वर्षों से लैंड डिजिटाइजेशन, भूमि सुधार के नाम पर सरकार बड़े पैमाने पर यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है। आपका वंशावली बनाने के नाम पर, दाखिल खारिज कराने के नाम पर, जमाबंदी करने के नाम पर, रसीद कटाने के नाम पर राजस्व विभाग के अफसर, कर्मचारी और नेता मिलके हजारों करोड़ रुपए की वसूली कर रहे हैं। हर परिवार इससे परेशान है। सरकार ये कर रही है इस नाम पर कि लैंड का रिकॉर्ड ठीक किया जा रहा है। 4 वर्ष इस योजना के चलने के बाद फरवरी में अभी सरकार ने आंकड़ा जारी किया है जो बताता है कि 20% से कम जमीन ही अभी तक लैंड का डिजिटाइजेशन हुआ है और उसी पर इतना ज़्यादा करप्शन हो रहा है। तो इन तीनों विषयों को लेकर जन सुराज के साथी गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ ये धोखा हुआ है कि किसी भी 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए नहीं मिला। भूमिहीन, ज़्यादातर भूमिहीन दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोगों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिली और भूमि सर्वे डिजिटाइजेशन के नाम पर बड़े पैमाने पर लूट हो रही है, उससे किसी को फायदा नहीं है।
इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं खुद कल्याण बिघा गया था, जो नीतीश कुमार के गिरी का जो उनका जो गांव है, और वहां पर भी लोगों ने बताया कि उनको भी रुपया नहीं मिला है, वहां पर भी दलित महादलित समाज के लोगों को जमीन नहीं मिली है, और वहां पर भी जो लोग भूमि धारक है उन्होंने बताया कि भैया आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं है जमीन से जुड़ा हुआ जिसमें घूस नहीं देना पड़ रहा है। ये नीतीश कुमार के अपने गृह पंचायत की स्थिति है, आप वीडियो में आप लोगों ने भी देखा होगा। और जब मैं कल्याण बिघा गांव जा रहा था तो प्रशासन ने जाने नहीं दिया, तो ये बताता है कि प्रशासन कितना डरा हुआ है कि नीतीश बाबू के अपने गांव में वहां पर भी वो ये नहीं कह सकते हैं कि तीन बिंदुओं पर विश्वास के साथ ये कह सके कि लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ है। तो ये कार्यक्रम चल रहा है, इस दो कार्यक्रम के संदर्भ में आप लोग से मुलाकात भी हो रही है। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अलावा जो लोग यहाँ बैठे हुए मेरे साथी, इनको मोतिहारी की, पूर्वी चंपारण की हमसे बहुत बेहतर समझ है, तो अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप इनसे भी सीधे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आवाज ही नहीं सुनाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि जन सुराज में एक व्यवस्था है कि किसी भी पद पर व्यक्ति 1 वर्ष से ज्यादा नहीं रहेगा संगठनात्मक पद पे। अब आपका ये कहना हो सकता है कि अभी यहाँ जो जिलाध्यक्ष थे रामशरण यादव जी, उनको मुक्त किया गया है पद से, उसकी जगह राधेश्याम यादव जी को बनाया गया है। उसकी एक वजह यह है कि रामशरण यादव जी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं और वो एक संभावित प्रत्याशी केसरिया से। तो ये दल में ये बताया गया था कि जो लोग भी संभावित प्रत्याशी हैं, अभी वो सर्वे का काम चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे जिले के बजाय आप अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी ताकत लगाएं, तो आपको ये अवसर है। इसीलिए रामशरण यादव जी जो वरीय साथी हैं, मेरे से पदयात्रा के टाइम से जुड़े हुए हैं, उनको जिला के प्रभार से मुक्त किया गया है। उसकी जगह राधेश्याम यादव जी को जिला का अध्यक्ष बनाया गया। कैंडिडेट की घोषणा कब तक हो जाएगी और चुनाव मैदान में आप लोग मुख्यमंत्री का चेहरा लेके उतरेंगे? देखिए, कैंडिडेट की घोषणा जैसा हम लोगों ने पहले कहा है कि किसी दूसरे दल से पहले जन सुराज घोषणा करेगा। हम लोग का लक्ष्य है कि जून जुलाई आते आते, जून तो शुरुआत हो गई है, जून के अंत जुलाई तक कैंडिडेट्स को हम लोग का चयन कर ले। हम खुद भी जा रहे हैं, कैंडिडेट्स जो भी संभावित प्रत्याशी हैं, आप देख रहे होंगे जन सुराज एकमात्र ऐसा दल है जो आधिकारिक तौर पर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना पोस्टर, बैनर, प्रचार प्रसार क्षेत्रों में कर रहे हैं। अब हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भाई जो संभावित प्रत्याशी आपके बीच घूम रहे हैं, इसमें सबसे बेहतर आपको कौन लगता है? जिसको जनता उसमें से चुनेगी वही जन सुराज का प्रत्याशी होगा। जो पिछले 2-2.5 वर्षों में मैंने गांव-गांव घूमकर कहा है, उससे 1 पैसा भी हम लोग अलग नहीं होंगे। जैसे कि एनडीए की सरकार ने अंडरस्टूड है भाई, ऐसा है। 2 दिन पहले मोदी जी आए तो मैंने जन सुराज की ओर से ये सवाल पूछा है कि एनडीए के लोग, खास करके प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, क्योंकि दूसरे का कोई औकात है नहीं दूसरे के कहने का, वो स्पष्ट तौर पर उनको ये बताना चाहिए कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है, उनकी सरकार बनती है, तो क्या नीतीश कुमार ही आगे मुख्यमंत्री रहेंगे? क्योंकि अभी तक इन 2 महानुभावों ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, ये नहीं कहा है कि जीतने के बाद नीतीश कुमार ही रहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री हैं, इनके और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि लड़ने के बाद क्या होगा। हमने महाराष्ट्र में देखा है, महाराष्ट्र में शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, वहां पर यही अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शिंदे जी और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आ गया तो भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है। तो मैं जानता नहीं हूँ कि एनडीए यहाँ किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन बिहार की जनता को ये जानने का हक है कि एनडीए ये घोषित करे कि क्या अभी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एनडीए की जीत की स्थिति में वही मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि भाजपा के नेताओं में दम नहीं है। अगर दम है तो बोलकर दिखाएं कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। ये बात
भाजपा के नेता कह के दिखाएं, तब उसका उत्तर दिया जाएगा। भाई बेतिया राज सुनिए, बेतिया राज की जमीन का जो अधिग्रहण का मामला है, मैंने आपको बताया कि अभी जो सरकार है इसको चलाने वाला कोई मुखिया नहीं है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पे बिल्कुल सक्षम नहीं है मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए। ये बात हम लोग पिछले 3-4 महीने से कह रहे हैं। कई बार मैंने कहा भाई मेडिकल जांच कराकर बुलेटिन जारी करना चाहिए। चलो वो नहीं मानोगे तो अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम बता दो, तो भी हम लोग जान जाए कि आप स्वस्थ हैं। आपने कल देखा कि मंत्री परिषद के साथियों का नाम तो छोड़िए, नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री जो स्टेज पर बैठे थे उन्हीं का नाम भूल गए। आप जरा समझिए, हंसने की बात नहीं है। बिहार के सामान्य परिवार के लड़के अगर वो सिपाही बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, मेडिकल कराया जाता है। अगर आप फिजिकली मेंटली फिट नहीं है तो आप सिपाही मास्टर नहीं बन सकते। लेकिन ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों का मुखिया, सब आदमी ये कह रहा है भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी भाजपा वाले उन्हीं को थोपे हुए हैं। क्यों थोपे हुए हैं? ये आपके और समाज के चर्चा और उनके निर्णय का विषय है। मैं ऐसा समझता हूँ कि चाहे बेतिया राज के अधिग्रहण का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, या सरकार की ओवरऑल जो फंक्शनिंग है, इस सरकार का मुखिया शारीरिक मानसिक तौर पर फिट नहीं है। सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, 3-4 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो उनके सलाहकार हैं वो लोग चला रहा है, और 3-4 उगाही मंत्री है। मैं उनको कहता हूँ सब उगाही मंत्री है। जो 4-5 महीने बचे हुए हैं ये लोग लूटने में लगे हुए हैं। जिस सरकार का कोई मुखिया नहीं होगा उसमें इसी तरह के कानून बनेंगे, इसी तरह की गलतियां होंगी। आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था की हालत, रोज मर्डर हो रहा है, रोज हंगामा हो रहा है। लेकिन आपने सुना कि नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर के रिव्यू के लिए कोई बैठक बुलाई है? क्यों नहीं बुलाया है? क्योंकि नीतीश कुमार को वो स्थिति ही नहीं है जो कोई बैठक बुलाए उसमें रिव्यू करे। आपने कोई नीतीश कुमार का पत्रकार वार्ता देखा पिछले 4-6 महीने में? आपने नीतीश कुमार को कोई भाषण देते सुना? भाई वो कागज लेके पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं उसमें भी आधी बात गलत बोल रहे हैं। किसी के सर पर गमला रख दिया, किसी के कंधे पर हाथ रख दिया, किसी का नाम गलत बुला दिया। कभी राष्ट्र, ऐसा कैसे संभव है कि जो आदमी 20 वर्ष से मुख्यमंत्री है, राष्ट्रगान बज रहा है और आदमी ताली बजाने लगे बीच में? ये कोई नए व्यक्ति तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक हालत है वो स्वस्थ नहीं है। मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, और मैं बिल्कुल इसको जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, अगर वो स्वस्थ हैं तो मेडिकल जांच कराइए, मेडिकल बुलेटिन जारी करा दीजिए। नहीं करा सकते हैं, अपने जितने मंत्री परिषद हैं, मंत्री परिषद के साथी एक कैमरे पर आकर उसका नाम बता दीजिए। अगर वो भी नहीं करना, अपने जो 5 आपके फेवरेट अफसर हैं वो अफसरों का नाम बता दीजिए कैमरा पर। नीतीश कुमार को कोई बात याद नहीं है, ज़्यादातर बात याद नहीं है। जो लोग लीक कर देते हैं वही वो पढ़ते हैं। नीतीश कुमार को चारों ओर से लोगों ने घेर रखा है ताकि ये पता नहीं चले जनता को कि इनकी असली स्थिति क्या है। बेतिया राज की जमीन का अधिग्रहण का मामला सरासर गलत है, क्योंकि जो ऑलरेडी जमाबंदी हो गया, जिस जमीन का रसीद कट गया, उसका आप कैसे अधिग्रहण फिर से कर लीजिएगा? लेकिन ये मामला सिर्फ बेतिया राज का जमीन का नहीं है, पूरे बिहार में 1/3 से ज़्यादा जमीन का लैंड का ओनरशिप डिस्प्यूटेड है। आप बेतिया राज अधिग्रहण से पहले भी जब मैं पैदल चला हूँ तो पहाड़गंज में, गोविंदगंज में, अरेराज में सैकड़ों ऐसे लोगों से मिला हूँ जो जमीन को जोत रहा है, रसीद कटा रहा है, लेकिन वो जमीन को बेच नहीं सकता है, वो जमीन पर लोन नहीं ले सकता है। लोगों का बेटी का शादी है, उसकी जमीन है लेकिन वो बेच नहीं सकता है। ये परेशानी पूरे बिहार में है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जमीन भूमि सुधार के मामले पर जनसुराज पहले ही राज्यव्यापी एक आंदोलन चला रहा है, और बेतिया राज अधिग्रहण का जो पूरा कानून आया है सरासर गलत है, और हम लोग उसके विरोध में खड़े हैं। वक्फ बिल का संशोधन में क्या आपका पार्टी का स्टैंड है? वक्फ बिल का संशोधन आए हुए जमाना हो गया, अभी तक आपको हमारे पार्टी का स्टैंड ही नहीं पता चला। सबसे पहले बिहार में, अरे भैया रैली जो निकाल रहे हैं वो निकाले, कानून तो बन गया। हम लोग इसके पक्ष में नहीं है, हम लोग इसके विरोध में है। क्यों विरोध में है ये समझिए। विरोध में इसलिए नहीं है कि ये मुसलमान का मामला है या हिंदू का मामला है। विरोध में इसलिए है कि आज़ादी के समय जो इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तय किए थे समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, जो वादे किए थे,
अगर उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन लाया जा रहा है, संविधान में कोई आमूलचूल परिवर्तन लाया जा रहा है, तो जो भी सरकार या दल वो परिवर्तन ला रही है, उनकी ये जिम्मेवारी है कि जो वर्ग उससे अफेक्टेड है उसको विश्वास में ले। आप वक्त की बात कर रहे हैं, देखिए देश में कृषि कानून लाने की कोशिश की गई, कानून बनाया गया, लेकिन जो बहुत बड़े संख्या में किसान थे वो सहमत नहीं थे, तो अंततः सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। किसी भी वर्ग के लिए अगर आप इस तरह का कानून बना रहे हैं जिससे वो वर्ग संतुष्ट नहीं है या उसको कॉन्फिडेंस में आपने नहीं लिया है, तो उसका विरोध होगा ही होगा। तो वक्फ बिल बीजेपी वाले इसलिए नहीं लेकर आ रहे हैं कि वक्फ में वो सुधार चाहते हैं या उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। कई लोगों को ये भी लग रहा है कि उनका जमीन लेने के लिए किया। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि भाजपा वालों को वक्फ के जमीन में भी इंटरेस्ट नहीं है, उनका बस इंटरेस्ट इतना है कि हिंदू मुस्लिम की बात चलती रहे, हर 6 महीना पर एक नया चीज ले आता है। आप बताइए, सीए एनआरसी का कानून लाया गया, सीए एनआरसी का कानून आया तो पूरे देश में बताया कि हम लोग जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं इसको हटाएंगे। फिर जब हल्ला हंगामा हुआ तो कहा नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनको लाकर नागरिकता देंगे। देश में इतना बवाल हुआ। आप जरा पूछिए, आज 3 वर्ष हो गए उस कानून के बने हुए, मुसलमानों को कितना हटाया गया, कौन शरणार्थी को हटाया गया, आतंकवादी को हटाया गया, वो छोड़ दीजिए। कितने हिंदुओं को भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लाकर नागरिकता सीए एनआरसी में दी गई है, यही पूछ लीजिए। उस चीज को भूल गए, क्योंकि सीए एनआरसी वो हिंदुओं के लिए नहीं लाए थे, वो मुसलमानों के लिए नहीं लाए थे। बंगाल में चुनाव जीतना था, 1 करोड़ वहां पर दलित समाज के लोगों का वोट लेना था, उनको बरगलाने के लिए पूरे देश में सीए एनआरसी का बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो आज वक्फ का कानून वो हिंदू मुसलमान के लिए लेकर नहीं आए, इसलिए लेकर आए कि अभी चुनाव है, सारा हिंदू मुसलमान हो जाए, सब लोग उसी नाम पर वोट दे दे। ना उनको हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है, उन्हें खुद से मतलब है। आप बताइए, अभी सेना का ऑपरेशन हुआ तो अभी हमको कोई बताया, भाजपा वाला कह रहा है कि अब सिंदूर, भाजपा के लोग घर घर सिंदूर लेकर जाएंगे। तो हमने कहा भाई, बिहार की महिलाओं के पास तो सिंदूर पहले से है, बिहार की महिलाएं सिंदूर अपने जो पति हैं उनसे लेना चाहती हैं, भाजपा के नेताओं से नहीं लेना चाहती हैं। बिहार की महिलाएं भाजपा के या जो भी नेता है उससे अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहती हैं, सिंदूर नहीं चाहती हैं। सिंदूर तो लोगों के पास पहले से है। तो डर के मारे अभी आज हमको किसी ने बताया कि अपना अभियान वापस ले रहा है, ये लोग लेकर जाए तो पब्लिक डंडा लेकर मारेगी इन लोगों को। अरे भाई, सिंदूर आपका पति लेकर आता है, सिंदूर जिससे आपकी शादी होती है वो देता है, ये हिंदू धर्म के पुरोधा माने जाते हैं। आप बताइए, सिंदूरदान होता है शादी में, उस समय वो एक पायस चीज है, और एक व्यक्ति जिसको आप जीवन साथी बना रहे हैं वो आपको सिंदूर देता है। ये कोई राजनीति का विषय थोड़ी है कि सिंदूर का डिबिया लेकर किसी के घर पहुंच गए। अब पहुंच गया तो पब्लिक मारेगी 4 लाठी। ये जब भी कोई चुनाव आया तो एक नया सगुफा छोड़ दिया। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब सिंदूर लेके घर घर जा रहे हैं, किस बात के लिए? महिलाएं यहाँ शिक्षा मांग रही हैं, अपने पति जो जाकर गुजरात में, पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं उनको बिहार में वापस बुलाना चाहती हैं। अगर आपको उनके सिंदूर की चिंता है तो बिहार में जितने 50 लाख लड़के गए हैं पलायन करके, उनको वापस यहाँ रोजगार दे दीजिए, महिलाएं बहुत खुश हो जाएंगी, आपको वोट भी देंगी और जन स्वराज वाले उनका समर्थन भी करेंगे। वो तो आप कर नहीं रहे। आप, मोदी जी आए, देखिए आप लोग पत्रकार लोग हैं, मोदी जी आए मधुबनी में तो कहा कि सहरसा से बॉम्बे जाने के लिए एक नई वंदे भारत ट्रेन यहाँ से खुलेगी, जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे आराम से यहाँ से गुजरात जा सकेंगे। देखिए बिहार के लोगों की क्या दुर्दशा है, और इस पर हम लोग ताली बजा रहे हैं। और पत्रकार लोग लिख रहा है कि मोदी जी ने 3 ट्रेन का अनाउंसमेंट किया। अरे भाई, मोदी जी ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और बिहार के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात जाते रहें, इसके लिए एक और हम लोग नया ट्रेन दे रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम उन नेताओं में से नहीं, हम कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ एक वंदे भारत ट्रेन खुली है। हम लोग ऐसा ट्रेन नहीं चाहते हैं जहां से बिहार के बच्चे जानवरों को, जिन ट्रेनों में बिहार के बच्चे जानवरों की तरह बैठकर मजदूरी करने के लिए बॉम्बे और गुजरात जाए। हम लोग वो ट्रेन चाहते हैं जहां से यहाँ से हम लोग सब्जी फल उगाएं और उन ट्रेन में भर कर भेजें। आज हमको कोई बता रहा था लीची के लिए कि भैया आप 3 बोगी लग रहा है वो ट्रेन में, पहले 1 बोगी लगता था, 3 बोगी लग रहा है, लीची इस बार ज़्यादा हुआ है।
हम लोग तो ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा रेक यहाँ से लीची जाए रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से। हम लोग अपने बच्चों को मजदूर बनाकर ट्रेन में नहीं भेजना चाहते हैं, और ऐसे ट्रेन का कोई सम्मान नहीं है। आपने कभी पूछा कि मोदी जी ये बात जाकर गुजरात में कह सकते हैं कि गुजरात में एक नई ट्रेन खुलेगी जिसमें गुजरात के श्रमिक परिवार के बच्चे जाएंगे तमिलनाडु में नौकरी करने? गुजरात में श्रमिक नहीं है। गुजरात के आदमी ये मोदी जी कह सकते हैं गुजरात में जाकर कि भाई जितने गुजरात के लोग हैं श्रमिक परिवार के लोग, ये लोग ट्रेन में जाएंगे तमिलनाडु और बॉम्बे में महाराष्ट्र में नौकरी मजदूरी करने, एक आदमी गुजरात में उनको वोट नहीं देगा। अब बिहार में इतना लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जाके कह रहे हैं कि श्रमिक परिवार के लिए ट्रेन देंगे। अरे भैया हमको ट्रेन नहीं चाहिए। ये बताइए कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किए थे, हाथ उठा के 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं कि 1,00,000 करोड़ दूं, तो भाई 1,25,000 करोड़ रुपया दे रहा हूं। आप लोग जरा बताइए, 2015 से मोदी जी की सरकार है देश में, एनडीए की, और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। तो भाई दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपया भेजा नहीं, या दूसरी बात ये हो सकती है कि उन्होंने पैसा भेजा, यहाँ एनडीए के उनके साथियों ने उसको लूट लिया, क्योंकि जमीन पर तो हम लोग को 1,25,000 करोड़ का कोई काम दिख नहीं रहा है। तो जवाब वो नहीं देने के बजाय अब कह रहे कि घरे घर सिंदूर लेके जाएगा। अरे भाई सिंदूर का कौन मांग कर रहा है यहाँ पर? हम लोग नौकरी चाहते हैं, हम लोग शिक्षा चाहते हैं। सिंदूर का डिबिया जो जिसने अब जिसको जीवन साथी चुना है वो सक्षम है मजदूरी करके भी वो अपने जीवन साथी के लिए सिंदूर ला सकता है। उसके लिए मोदी जी और भाजपा के कार्यकर्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे भूमाफिया जनसुराज में प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन किए हैं, तो क्या जनसुराज इससे किनारा करेगी हमको प्रत्याशी? अब देखिए, बहुत सारे घुसखोर विद्यार्थी भी आईएएस के एग्जाम में आवेदन देते हैं, तो क्या वो आईएएस बन गए? नहीं बने ना। बनेगा तो वही जो पढ़ेगा। तो आवेदन देने के लिए तो स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, कोई भी आवेदन दे सकता है। अगर कोई भूमाफिया को टिकट मिल जाए तो निश्चित तौर पर आप मेरा गला पकड़िएगा, और मैं मन से कह रहा हूं, अगर जनसुराज का कोई गलत आदमी टिकट पा जाता है उसको एक भी वोट मत दीजिए, उसको झाड़ू मार कर बाहर भगाइए। किसी भी गलत आदमी को टिकट मत दीजिए, वोट मत दीजिए। अगर जनसुराज से बेहतर कोई दूसरे दल का प्रत्याशी है उसको भी वोट दीजिए। हम अपील कर रहे हैं, हम लोग किसी के विरोध में नहीं है। हम लोग बिहार में सुधार चाहते हैं, और वो सुधार तब होगा जब अच्छे लोग चुनकर आएंगे, वो किसी दल का हो। भाई 243 तो जनसुराज नहीं जीतेगा, लेकिन जनता को ये समझना है कि अगर आप भूमि माफिया को, बालू माफिया को, शराब माफिया को टिकट वोट दीजिएगा तो वो आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात नहीं करेगा। जनसुराज एकमात्र ऐसा मंच है जहां हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग से गलती हो जाए, किसी गलत आदमी को हम लोग टिकट दे दे, उसको वोट मत दीजिएगा। और उससे बेहतर, अगर हमने कोई बेहतर दिया है, उससे भी बेहतर कोई समाज का आदमी खड़ा है दूसरे दल से, उसको वोट दीजिए। हर हालत में बिहार जीतना चाहिए, जनसुराज जीते या ना जीते, बिहार की जीत होनी चाहिए। आपने कहा कि बिहार की पार्टी है, तो आपके जनसुराज के प्रोफेशनल कितने बिहारी काम करते हैं, आप बताएंगे? जनसुराज के पहली बात तो कोई जनसुराज का प्रोफेशनल टीम नहीं है। प्रोफेशनल टीम एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ काम करते हैं। मुझे लग रहा है कि उसमें 1600-1700 से ज़्यादा लोग होंगे, और उसमें 70% से ज़्यादा लड़के बिहार के, 70 से ज़्यादा ही होगा। चुनाव में जो उतरेंगे लोग, 243 सीटों के लिए, उसमें आरक्षण का सर क्या प्रावधान है? आरक्षण का क्या प्रावधान है? संवैधानिक व्यवस्था के तहत कुछ सीटें, जैसे बिहार में 41 या 42 सीट SC/ST के लिए रिजर्व है, लेकिन जनसुराज ने ये कहा है कि जो सीटें दलित समाज के लोगों के लिए आरक्षित हैं, इसके अलावा भी अगर किसी सीट पर दलित समाज का या ST समाज का कोई साथी काबिल है, समाज लेकिन वो आदमी काबिल है, तो उसको वहां से चुनाव लड़ने का अवसर मिल सकता है। सर पीएम मोदी अभी रिसेंटली बिहार आए हैं, उन्होंने जंगल राज का जिक्र किया, लेकिन आप जो प्रयास कर रहे हैं रोजगार की, शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, इसको उन्होंने जिक्र नहीं किया। क्या आपको वो आने वाले चुनाव में देश का बुरा नहीं मानते हैं? नहीं, आपने कहा मोदी जी के पास कहने के लिए है क्या? भाई मोदी जी, भाई ऐसा है, अगर मोदी जी ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने शिक्षा रोजगार की बात नहीं की, ये तो उनका चरित्र दिखाता है। क्योंकि वही मोदी जी जब गुजरात जाते हैं, अभी मोदी जी गए थे कच्छ, आप लोग जितने मीडिया के साथी हैं जरा जाके देखिएगा वीडियो पर, अभी मोदी जी गए कच्छ, तो कच्छ में उन्होंने कहा
कि हमारे गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा सौर्य पार्क, सोलर पार्क बनेगा। वही मोदी जी जब अभी विक्रमगंज आए तो वो सोलर पार्क की बात नहीं कर रहे, चीनी मिल का बात नहीं कर रहे, यहाँ पर किस बात कर रहे हैं? जंगल राज, 5 किलो अनाज, हिंदू मुसलमान, ऑपरेशन सिंदूर। अरे भाई, गुजरात में जा रहे हो तो गुजरात में फैक्ट्रियों की बात करते हो, इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हो, गुजरात में बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, गुजरात में सोलर पार्क की बात कर रहे हैं। वही मोदी जी बिहार में आते हैं तो 5 किलो अनाज की बात करते हैं। वही मोदी जी बिहार में हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान को कह रहे, आंख दिखा रहे। अरे भाई, चुनाव बिहार के विधानसभा का है। देश की रक्षा के लिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए, चाइना को आंख दिखाने के लिए जनता ने आपको चुन के प्रधानमंत्री बना दिया है। अब आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए, देश के सारे लोग आपके साथ हैं। चाइना को आंख दिखाइए, हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। लेकिन वो पार्लियामेंट का चुनाव, उसके लिए तो आपको देश ने प्रधानमंत्री बनाया है। अब अभी चुनाव है बिहार के विधानसभा का, तो बिहार में विधानसभा का मुद्दा ये नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री का जिम्मा तो यह नहीं कि वो पाकिस्तान पर जाकर अटैक कर दे। बिहार का मुख्यमंत्री का तो नहीं काम है कि जाकर चाइना को आंख दिखाए। बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव होना है जिसका काम है कि बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगे, यहाँ पर सड़कें ठीक हों, यहाँ पर बिजली बिल ठीक हो, यहाँ पर भ्रष्टाचार रुके। अब कल होकर मुखिया का चुनाव होगा तो उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर से क्या लेना देना है? मुखिया का चुनाव में तो विषय ये है कि कौन व्यक्ति मुखिया के तौर पर नाली गली ठीक से बनवाएगा, कौन मनरेगा में कम चोरी कराएगा। तो संविधान में, लोकतंत्र में ये अलग अलग त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। पंचायत का चुनाव है, वो पंचायत के मुद्दे पर होगा। राज्य का चुनाव राज्य के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर होगा। जब देश का चुनाव होगा तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, वो सब देखा जाएगा। अब वो मुद्दे को आप बिहार में काहे घुसा रहे हैं भाई? मोदी सरकार अब हो गया, बहुत हो गया, मेरा गलत बोला। मोदी सरकार चलिए, आखिरी बात करती है, लेकिन ऑपरेशन अरे भाई, ऐसा देखिए, सीज फायर का जो मुद्दा है, हम लोग के जो देश के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं उनका मैंने एक बयान पढ़ा कि सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर, उनकी पहल पर किया गया। तो मैं ये सोच रहा हूं कि भाई, अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता था, इसका मतलब है कि सेना वाले ठीक कह रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान को हरा रहे थे, तभी तो पाकिस्तान डर के मारे सीज फायर करना चाह रहा था। तो अगर पाकिस्तान सीज फायर चाह रहा था तो तुम काहे माने भाई? 2 दिन और चलने देते, सेना वाले मार के ठीक कर देते उनको। और अगर पाकिस्तान वाले सीज फायर नहीं चाह रहे थे तो जो आप दावा कर रहे हैं वो गलत है। तो देश के विदेश मंत्री ने कहा है कि भाई, सीज फायर हम लोगों ने नहीं किया, पाकिस्तान के पहल पर किया गया। हालांकि ट्रंप महोदय अलग डफली बजा रहे हैं कि हमने किया, हमको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, हमने शांति चाहा, हमने धमकाया। लेकिन एक बार को हम ट्रंप की बात क्यों माने? हम तो भैया अपने विदेश मंत्री की बात मानेंगे। हमारे विदेश मंत्री ने, देश के विदेश मंत्री ने कहा कि सीज फायर पाकिस्तान की पहल पर किया गया। तो पाकिस्तान ने पहल क्यों की? उनको पिटाई पड़ रही होगी, हारने का डर होगा, तभी किया होगा। तो भाई, यही तो सेना के लोग कह रहे हैं, देश के लोग भी कह रहे हैं कि जब लड़ाई ठान दी थी, आप सायरन बजवा के सबको प्रैक्टिस करवा दिए थे, पाकिस्तान बैकफुट पर था, सीज फायर करने के लिए आपको हाथ जोड़ रहा था, तब काहे सीज फायर किए? और 4 दिन चलने देते तो फिर काहे? अब सीज फायर कर लिए तो फिर आके जनता को काहे बेवकूफ बना रहे? आपके सामने है कि जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। उसके बाद अब सिंदूर का डिबिया बांटने से तो कुछ होगा नहीं।